हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 12th के रिवीजन में यूनिट नंबर 6, जिसका नाम है पी ब्लॉक तत्व। और पी ब्लॉक तत्व का आज हम इसकी थ्योरी का फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। और इसमें आज हमारा मेन अटेंशन रहेगा वर्ग 15 या वर्ग 5th ए। इनके तत्वों को हम आज पढ़ेंगे, जिन्हें आप कहते हो नाइट्रोजन परिवार के तत्व। ठीक है। तो आपको पता है कि आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में वर्ग 15 में एन, पी, ए, एस, एस बी, बी आई तत्व सम्मिलित किए गए हैं। तो यदि आप ग्रुप नंबर 15 को देखते हो, ग्रुप नंबर 15 में यानी 15वें वर्ग में आपको नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, आर्सेनिक मिलेगा, एंटीमनी मिलेगा और बिस्मथ मिलेगा। तो ये सब तत्व 15 वर्ग में रखे गए हैं, 15th ग्रुप में रखे गए हैं, या तो कहो 15वां वर्ग, या फिर आप कह सकते हो 5th ए ग्रुप। ठीक है। तो इन्हें सबको हम कहते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन परिवार के तत्व। तो यहां लिखा है आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में वर्ग 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मथ तत्व सम्मिलित किए गए हैं। नाइट्रोजन व फास्फोरस अधातु हैं, आर्सेनिक व एंटीमनी उपधातु हैं, बिस्मथ एक धातु है। इन्हें सम्मिलित रूप से निकोजन भी कहते हैं तथा इनके यौगिक निकटाइड्स कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, हम 15th ग्रुप के जो जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें सबको कहते हैं हम निकोजन। उपलब्धता के बारे में बात करते हैं। फास्फोरस के अतिरिक्त इस वर्ग के अन्य सभी तत्व प्रकृति में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। भू प्रॉपर्टी के खनिजों में यह तत्व सोडियम नाइट्रेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, मतलब फास्फोरस के अलावा जितने भी तत्व इस वर्ग में हैं, 15वें वर्ग में, वे सब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फास्फोरस पाया जाता है कुछ कम मात्रा में। अब हम देखेंगे वर्ग 15 के तत्वों के सामान्य गुणधर्म। सबसे पहले बात करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो वर्ग 15 के तत्व हैं, तो इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP3। N का मतलब आपको पता ही है, N का मतलब होता है बाहरी कक्षा। बाहरी कक्षा के S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहरी कक्षा के P उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी कक्षा में कुल मिलाकर 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन हैं। जब ही तो इन्हें 5th ए ग्रुप में रख रखा है या 15वें वर्ग में। आयनन ऊर्जा, इस वर्ग के तत्वों की आयनन ऊर्जा अर्धपूर्ण p कक्षीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अतिरिक्त स्थायित्व व छोटे आकार के कारण वर्ग 14 के संगत तत्वों से बहुत अधिक होती है। तो आपको सिर्फ इतना बात ध्यान रखनी है कि वर्ग 15 के जो तत्व हैं उनकी आयनन ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है वर्ग नंबर 14 के तत्वों से। क्योंकि जब आप किसी भी आवर्त में ऐसे चलते हो बाएं से दाएं, तो क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसके कारण न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी बढ़ता है। और न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो यदि हम ग्रुप नंबर 14 की बात करें, तो ग्रुप नंबर 14 के बाद आता है ग्रुप नंबर 15। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी तो ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स की ज्यादा होगी, ये तो बात पक्की है। और दूसरा एक बात और भी है कि यदि आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो, ये वाला NH2NP3, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक बात पता चलती है कि जो इनका सबसे बाहर वाला सब सेल है ना, वो p सब सेल है। और p सब सेल में होते हैं 3 ऑर्बिटल। और 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? p के अंदर देखो कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन भरने से जब p में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो p भरा होता है आधा। और आधे भरे हुए जो उपकोष होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं, और ज्यादा स्थायी होंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए भी इनकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है। ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था, इन तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं -3, +3 तथा +5 होती हैं।
नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता 4 होती है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद बात करेंगे हाइड्राइडों की प्रकृति। इस वर्ग के तत्व MH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। देखो MH3, M माने तो हो गया आपका ये नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का कोई सा भी तत्व, और H है हाइड्रोजन। अब जैसे आपको पता है नाइट्रोजन परिवार का जो भी तत्व है जिससे हमें M से जिसे हमने लिखा है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 करने के लिए कितने की जरूरत है? 3 की। तो इनकी सामान्य रूप से संयोजकता नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की 3 होती है, हमने लिख दी ऊपर 3। और हाइड्रोजन आपको पता है पहले वर्ग का है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता 1 होगी। अब संयोजकताएं क्रॉस करती हैं, इसे यहां लिखेंगे हम, इसे यहां, इसलिए इसका हाइड्राइड जो होगा MH3 होगा। ठीक है, क्या होगा? MH3। देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे मैं आपको कहूं कि हम ग्रुप नंबर 15 की बात कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। ये सब ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स हैं। अब जब हाइड्राइड इसके साथ जुड़ेगा ना, तो आपको पता है नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है? 3, और हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है? 1। तो इसकी वैलेंसी यहां लिखी जाएगी, इसकी यहां। तो यहाँ हमारे पास कंपाउंड बनेगा NH3। तो यहाँ तो NH3 बनेगा, यहाँ बनेगा PH3, और यहाँ बनेगा ASH3, और यहाँ बनेगा SbH3, और यहाँ बनेगा BiH3। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि हाइड्राइडों की प्रकृति में इस वर्ग के तत्व MH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, और इनमें सबसे ज्यादा स्थायी हाइड्राइड होता है NH3। NH3 को गर्म करो, बहुत कम टूटने के चांस हैं इसके, इसका तापीय स्थायित्व सबसे ज्यादा है। PH3 का उससे कम है, AH3 का उससे भी कम, ठीक है, और SbH3 का उससे भी कम, BiH3 का उससे भी कम। अब यहाँ बच्चे सोचते हैं सर क्यों NH3 सबसे ज्यादा स्थायी क्यों है और BiH3 सबसे कम स्थायी क्यों है? इसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन का साइज छोटा है इस एटम का, और नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो इसने हाइड्रोजन के साथ जरा छोटे छोटे बॉन्ड बना रखे होंगे। NH3 कुछ ऐसा होगा, छोटे छोटे बॉन्ड बना रखे होंगे। और यहाँ BiH3 की बात करें तो BiH3 में ये जो तीनों बॉन्ड बन रहे होंगे हाइड्रोजन के साथ, ये तीनों बॉन्ड बन रहे होंगे बड़े बड़े। और आपको पता है बॉन्ड जितना बड़ा होगा उतना क्या होगा? कमजोर, और कमजोर है तो जल्दी टूटेगा। तो BiH3 के बॉन्ड बड़े हैं तो कमजोर हैं, जल्दी टूट जाएंगे, जबकि NH3 के बॉन्ड छोटे हैं तो मजबूत हैं और इनके टूटने के चांस भी कम हैं। इसलिए NH3 का तापीय स्थायित्व आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, जबकि BiH3 का तापीय स्थायित्व बहुत कम होता है। ठीक है ना? देखो, इसलिए ये सीक्वेंस याद रखना आपको। NH3 सबसे ज्यादा स्टेबल है, PH3 उससे कम, ASH3 उससे भी कम, SbH3 उससे भी कम, और BiH3 सबसे कम स्टेबल है। अब हम बात करेंगे आबंध कोण का मान। बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल भी इसी क्रम में घटता है। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल आपको NH3 में देखने को मिलेगा और सबसे कम बॉन्ड एंगल मिलेगा BiH3 में देखने को। अब आप सोच रहे होंगे सर क्यों? मैं बताता हूं क्यों। देखो ध्यान से समझना, जब आप इस NH3 के स्ट्रक्चर को देखते हो तो इसमें जो नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है वो छोटा है, इसमें बड़ा है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ज्यादा पास होंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बिस्मथ से ज्यादा दूर होंगे, ठीक है, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी बिस्मथ से ज्यादा दूर होंगे, इसके भी। तो यहाँ दो फैक्टर काम कर रहे हैं। पहला फैक्टर तो काम कर रहा है कि बॉन्ड का लेंथ, नाइट्रोजन NH3 के तीनों बॉन्ड का लंबाई ज्यादा है जबकि BiH3 के तीनों बॉन्ड बड़े बड़े हैं, जिसके कारण ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिस्मथ का, ये वाला और ये वाला, ये तीनों बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हालांकि एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके सिर पे है और यहाँ भी इनके सिर पर नाइट्रोजन के एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिस्मथ से जितना ज्यादा दूर जाएंगे उनके बीच की दूरी भी उतनी ज्यादा क्या होगी? बढ़ेगी। और बीच की दूरी बढ़ेगी तो उनके बीच प्रतिकर्षण लगेगा कम, रिपल्सन कम लगेगा। जबकि NH3 के केस में ये वाला जो बॉन्ड पेयर है, ये वाला जो बॉन्ड पेयर है,
इनके बीच की दूरी कम है, और बीच की दूरी कम है तो प्रतिकर्षण यहाँ ज्यादा लगेगा। NH3 के केस में रिपल्सन ज्यादा लगेगा, और जब ज्यादा रिपल्सन लगेगा तो ये बॉन्ड ज्यादा खुल जाएंगे, प्रतिकर्षण ज्यादा लगने के कारण बॉन्ड खुल जाएंगे। इसलिए कहा कि NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है और BiH3 का सबसे कम होता है। आप इस वर्ग में ऊपर से नीचे जब आओगे तो बॉन्ड एंगल घटता चला जाएगा। पहला कारण तो है साइज ऑफ बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता हुआ। दूसरा कारण मैं बताता हूं, NH3 से लेके जब आप BiH3 तक चलोगे तो NPAS-SB-Bi इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है और बिस्मथ की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है। जब नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो नाइट्रोजन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तो बॉन्ड छोटा, ऊपर से बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया सबसे ज्यादा, तो वे जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है NH3 के तीनों बॉन्ड के बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वे केंद्र के ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, माने नाइट्रोजन एटम के ज्यादा नजदीक आ जाएंगे। और जितना भी वे सेंटर के नजदीक पहुंचेंगे, नाइट्रोजन एटम के जितना नजदीक पहुंचेंगे उनके बीच की दूरी उतनी घटेगी, और बीच की दूरी घटेगी तो रिपल्सन बढ़ेगा, प्रतिकर्षण बढ़ेगा, इसलिए बॉन्ड एंगल खुल जाएंगे। ये भी कारण है कि NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है BiH3 से। भाई NH3 का बॉन्ड एंगल तो PH3 से भी ज्यादा होगा, समझ रहे ना आप बात। तो ये होता है कारण। तो इसलिए यहां लिखा हुआ है कि आबंध कोण का मान भी इसी क्रम में घटता है। अब बात करेंगे हाइड्राइडों का अपचायक गुण। भाई इनके हाइड्राइड यही तो हैं, NH3, PH3, ASS3, SbS3, BiH3। इनका अपचायक गुण ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। फिर सवाल खड़ा होता है क्यों? क्यों का मैं जवाब यही दूंगा, अपचायक गुण। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप मुझे ये बताओ कि NH3 अपने एक हाइड्रोजन एटम को आसानी से छोड़ देगा H पॉजिटिव को, या BiH3 अपने H पॉजिटिव को आसानी से छोड़ देगा? बताओ कौन छोड़ेगा आसानी से? NH3 हाइड्रोजन एटम को आसानी से छोड़ेगा H पॉजिटिव को या BiH3? तो आप कहोगे कि सर जिसका बॉन्ड कमजोर होगा वो छोड़ेगा आसानी से। अब बॉन्ड बताओ NH3 का कमजोर है या BiH3 का? आप कहोगे कि सर BiH3 के बॉन्ड ज्यादा कमजोर हैं। मैं पूछूंगा क्यों है कमजोर, यूं बताओ। तो आप बताओगे कि सर BiH3 के बॉन्ड इसलिए कमजोर हैं क्योंकि BiH3 के बॉन्ड का लेंथ ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होता है उतना ही बॉन्ड क्या होता है, कमजोर होता है। और कमजोर होगा BiH3 का बॉन्ड तो ये H पॉजिटिव आयनों को आसानी से रिलीज कर देगा, और जो H पॉजिटिव आयनों को जितनी आसानी से रिलीज करता है उसका अपचायक गुण या अपचायक अक्षमता उतनी ज्यादा होती है। वो दूसरों को अपचयित कर देता है ना अपने H पॉजिटिव आयन देकर। समझ रहे हैं ना आप बात। तो इसलिए जब हम बात करते हैं हाइड्राइडों का अपचायक गुण, तो NH3 की अपचायक अक्षमता सबसे कम है, PH3 की उससे ज्यादा, ASS3 की उससे भी ज्यादा, SbS3 की उससे भी ज्यादा, और सबसे ज्यादा प्रबल अपचायक है BiH3। नीचे लिखा हुआ है अपचायक गुण में वृद्धि का क्रम। हाइड्राइडों के क्वथनांकों में वृद्धि का क्रम निम्न प्रकार है। हाइड्राइड के क्वथनांक, PH3 का क्वथनांक सबसे कम होता है, फिर ASS3 का, फिर NH3 का, फिर SbS3 का, फिर BiH3 का। अब यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं इस NH3 की शक्ल देख के कि सर ये NH3 बीच में कहां से टपक गया। ये NH3 जब आपने सीक्वेंस सिखा रखा है हमें कि सबसे ऊपर नाइट्रोजन है N, फिर P, फिर AS, फिर SB और फिर Bi। तो सबसे पहले NH3, फिर PH3, फिर ASS3 और फिर SbS3 और फिर BiH3, ये सीक्वेंस है। तो इसे NH3 को यहां से उठाओ, यहां रखो, यहां लिखो इसे NH3 को, और NH3 से ज्यादा क्वथनांक PH3 का लिखो, PH3 से ज्यादा ASS3 का लिखो, ASS3 से ज्यादा SbS3 का और फिर BiH3 का। क्वथनांक जो है वो क्या होता है, क्वथनांक जितना अणुभार बढ़ता है ना भाई, यदि आप PH3 से BiH3 तक चलोगे तो अणुभार बढ़ेगा। जितना भी अणुभार बढ़ता है उतने ही वंडरवाल फोर्सेस की वैल्यू बढ़ती है। वंडरवाल बल जो हैं उनकी प्रबलता उतनी ज्यादा बढ़ती है, और वंडरवाल बल जितने ज्यादा लगेंगे उसे उबालना उतना ही मुश्किल होगा। तो इसलिए इधर को इधर ऊपर से नीचे जाने पर क्वथनांक बढ़ता है।
पर बेटे ये जो NH3 बीच में आया है ना, तीसरा नंबर इसने लिया है, इसे होना तो चाहिए था यहाँ पहले नंबर पर इसने लिया है तीसरा नंबर। इसका रीजन पता क्या है? इसका रीजन कुछ बच्चों को जरूर पता होगा कि NH3 का क्वथनांक जितना होना चाहिए उससे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि NH3 में पाए जाते हैं कौन से बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसके क्वथनांक को जरूरत से ज्यादा बढ़ा देते हैं। जितना इसका क्वथनांक होना चाहिए उतना ना होके कुछ ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, इसलिए इसने तीसरी पोजीशन अटेन कर ली। हाँ, अब हम बात करेंगे ऑक्साइडों की प्रकृति के बारे में। ऑक्साइडों की प्रकृति, नेचर ऑफ ऑक्साइड। समूह 15 के तत्व ऑक्सीजन से संयोग करके विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5 आदि। वर्ग में नीचे जाने पर ऑक्साइडों का अम्लीय गुण घटता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हंसाने वाली गैस यानी हास्य गैस या लाफिंग गैस भी कहते हैं। यह उदासीन प्रकृति की होती है। इसका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि उदासीन प्रकृति की होती है, इसलिए। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन का असंगत व्यवहार, यानी नाइट्रोजन कौन सा गुण अलग दिखाती है जो नहीं दिखाना चाहिए। नाइट्रोजन अत्यंत छोटे आकार, उच्च आयनन ऊर्जा, उच्च विद्युत ऋणात्मकता तथा संयोजी कक्ष में डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, 3 कारण है। नाइट्रोजन एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों दिखाता है? एक तो उसका साइज छोटा है, एक उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, एक उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और एक उसके पास डी कक्षकों की अनुपस्थिति है। डी ऑर्बिटल्स उसके पास नहीं है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स कह सकते हैं हम। खाली डी कक्षक बेचारे पे है ही नहीं, खाली जगह ही नहीं है जो अपने पैर पसार सके। यहाँ पैर पसारने से तात्पर्य अपने अष्टक का प्रसार करना है। जैसे फास्फोरस के पास खाली डी कक्षक उपस्थित होते हैं तो वो अपने अष्टक का प्रसार कर सकता है, इसलिए वो दिखाता है असामान्य व्यवहार। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना। डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण नाइट्रोजन अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता। ये सवाल आता है पेपर में कि नाइट्रोजन, जैसे आपको पता है जैसे NCl3 बनता है ऐसे ही PCl3 भी बनता है, जैसे PCl5 बनता है ऐसे NCl5 क्यों नहीं बनता? ये तो बनता है, ये नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि नाइट्रोजन के पास खाली डी कक्षक नहीं होते, और जब खाली डी कक्षक नहीं होते नाइट्रोजन के पास तो नाइट्रोजन अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता, ऑक्टेट को एक्सटेंड नहीं कर सकता, इसलिए भी ये एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाता है अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ लिखा हुआ है डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण नाइट्रोजन अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता, अतः NF5 नहीं बनता है, जैसे PF5 बन जाता है। F की जगह आप Cl भी लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। चलो नाइट्रोजन पे आते हैं। नाइट्रोजन समूह 15 का प्रथम तत्व है। वायु में इसकी लगभग 78% मात्रा पाई जाती है। यह द्विपरमाणविक अणु N2 के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है 1s2 2s2 2p3। विरचन की विधियों में प्रयोगशाला में नाइट्रोजन को सोडियम नाइट्राइट तथा अमोनियम क्लोराइड के सांद्र विलयनों को गर्म करके बनाया जाता है। सोडियम नाइट्राइट है, अमोनियम क्लोराइड है। जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रोजन बनेगा। क्या बनेगा? नाइट्रोजन। देखो मैं बताता हूं कैसे, ध्यान से समझना। यहां से तो ये एक तो N ये है और एक N ये है, ये निकलेगा नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद NaCl, एक Na ये है और एक Cl ये है, ये NaCl बन गया। उसके बाद ध्यान से देखना, बिल्कुल यूं बताओ कि यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 4, और ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो 2 निकल गए हमारे जल के अणु 2H2O। समझ रहे हो आप बात? तो ऐसे होती है रिएक्शन। मतलब N2 गैस कहां से निकली? एक N ये था, एक N ये था, N2 गैस निकल गई, तो इस तरीके से नाइट्रोजन गैस बनती है। ठीक है ना? तो नाइट्रोजन गैस बनाने की ये प्रयोगशाला विधि है। चलो अगली बात कर रहे हैं।
अब नाइट्रोजन बनाने की एक और प्रयोगशाला विधि है, उसे भी देख लेते हैं। चलो, नाइट्रोजन बनाने की दूसरी प्रयोगशाला विधि ये है, नाइट्रोजन बनाने की दूसरी प्रयोगशाला विधि है अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करके भी नाइट्रोजन को बनाया जाता है। देखो ये लिखा हुआ ऊपर, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करके नाइट्रोजन बनाया जाता है। ये अमोनियम डाइक्रोमेट है, NH4 का होल्ड ट्वाइस Cr2O7। जब आप गर्म करोगे तो Cr2O3 बनेगा, 4 जल के अणु बनेंगे और नाइट्रोजन गैस यहां से भी निकलेगी। देखो नाइट्रोजन गैस ऐसे निकलती है, ये नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं ना, इस तरह निकलती है नाइट्रोजन गैस यहां से। तो आप अमोनियम डाइक्रोमेट को यदि गर्म करोगे तो यहां से भी नाइट्रोजन गैस आपको मिल जाएगी। अब बात करेंगे गुणधर्म की। नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा अविषैली गैस है। हवा में बहुत ज्यादा होती है ना, 75 से 78% होती है हवा में, कोई विषैली थोड़ा ही है। नाइट्रोजन की उच्च आबंध ऊर्जा के कारण नाइट्रोजन कमरे के ताप पर अत्यधिक अक्रिय होती है। इसका बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है ना बीच में, इसलिए रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सी पर यह कैसी होती है, अक्रिय गैस का ही काम करती है, कोई क्रिया नहीं करती। यदि नाइट्रोजन क्रियाशील होती ना तो हमारी हवा में 78% नाइट्रोजन ना होती, वो किसी ना किसी से क्रिया करती रहती और हवा में नाइट्रोजन की परसेंटेज घटती रहती। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। देखो नॉर्मल टेम्परेचर पर नाइट्रोजन के उपयोग, नाइट्रोजन के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। इसका प्रयोग क्रायो सर्जरी में होता है, विद्युत लैंपों के अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में इसे प्रयुक्त किया जाता है। विद्युत लैंप जो होता है, बिजली का बल्ब, उसके अंदर वातावरण अक्रिय करने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसके अलावा भी मैं एक और उपयोग इसका बता देता हूं। वैसे तो दुनिया भर के इसके उपयोग है, मैंने फ्रेश वीडियोस में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, पर इसका एक उपयोग ध्यान रख सकते हो आप कि जो ये होते हैं ना बच्चे, जो चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, सोया खाते हैं, तो इनके चिप्स के पैकेट को जब आप देखोगे तो इसमें हवा ज्यादा भरी रहती है। चिप्स तो नहीं होती इतनी, इसमें हवा ज्यादा मिलेगी आपको देखने को। तो वो जो हवा इसमें भरी होती है ना, वो हवा नाइट्रोजन गैस ही होती है। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि नाइट्रोजन नॉर्मली एक अक्रिय गैस है। तो नाइट्रोजन की उपस्थिति में क्या होगा कि वो खाने का जो भी मटेरियल है, चिप्स है, कुरकुरे हैं, सोया है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो खराब नहीं होने का। इसलिए वहां इतनी हवा भरी, हवा में नाइट्रोजन गैस है, वो नॉर्मल हवा नहीं है। यदि नॉर्मल हवा चिप्स के पैकेटों में भर दी गई ना तो उसमें ऑक्सीजन जरूर होगी, और ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाने की चीज, चिप्स, कुरकुरे, सोया में सब ऑक्सीकृत हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसलिए हवा को तो उसमें से निकाल दिया जाता है और नाइट्रोजन गैस उसके अंदर भर दी जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे नाइट्रोजन के यौगिकों की। सबसे पहला यौगिक, हमें इंपॉर्टेंट यौगिक पढ़ना है, अमोनिया। अमोनिया की संरचना ऐसी होती है, देखो ये अमोनिया की संरचना है। नाइट्रोजन एटम 3 बॉन्ड नीचे की तरफ हाइड्रोजन के साथ बना रखे, एक लोन पेयर ऊपर है। बॉन्ड एंगल होता है 107.8 डिग्री का और बॉन्ड लेंथ होता है 101.7 ppm, पिकोमीटर। ठीक है, pm। अब बात करेंगे हम बनाने की विधि। अमोनिया को औद्योगिक रूप से हैबर विधि द्वारा बनाया जाता है। हैबर विधि में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये विधि, ध्यान रखना। हैबर विधि में ये वाला रिएक्शन होता है कि N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3 और डेल्टा H का वैल्यू होता है -92 किलो जूल। अमोनिया के उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या है, ताप लगभग बराबर होना चाहिए 700 केल्विन के, दाब होना चाहिए 200 वायुमंडल के। उत्प्रेरक K2O तथा Al2O3 युक्त आयरन ऑक्साइड या फिर लोहे का चूर्ण या मोलिब्डेनम, ये दोनों चीजों, ये उत्प्रेरक है। अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए बिना बुझे चूने यानी कैल्शियम ऑक्साइड पर इसे प्रवाहित करते हैं, जिससे इस गैस की नमी दूर हो जाती है। इस गैस को शुद्ध करने के लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इन सभी अभिकर्मकों के साथ अमोनिया क्रिया करती है। इसलिए अमोनिया को शुष्क करने के लिए ना तो आपको सांद्र H2SO4 इस्तेमाल करना, ना निर्जल कैल्शियम क्लोराइड इस्तेमाल करना, ना फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इस्तेमाल करना। ठीक है,
चलो नेक्स्ट, प्रयोगशाला विधि की बात कर रहे हैं, अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में अमोनिया गैस का निर्माण अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl तथा बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करके किया जाता है। ये 2NH4Cl है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बुझा हुआ चूना, इसके साथ इसे गर्म कर दो तो CaCl2 बनेगा। ठीक है, 2 अमोनिया गैस बनेगी और 2 जल के अणु बनेंगे। देखो 2NH4Cl के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करना है। देखो मैं बताता हूँ, 2NH4Cl के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करना है। देखो एक तो NH4Cl में यहां लिखता हूं, यहां लिखा मैंने NH4Cl, देखो NH4 लिखा हुआ है ना Cl, और एक NH4Cl ये लिखा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसे गर्म करना है। ये कैल्शियम लिखा और 2 लिखे हाइड्रोक्साइड इसके साथ, ये लिख लिए दोनों हाइड्रोक्साइड। आपको अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करना है। तो होगा क्या, देखो होगा ये कि ये 2 निकली, देखो NH3 गैस, सबसे पहले तो NH3 निकाल दो। हमने यहां लिख दिया कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल तो मिला हमें NH3 के, ये लिख दिए 2 मॉलिक्यूल हमें NH3 के मिले प्लस। अब देखो ध्यान से देखना बिल्कुल, देखो यहां जो है ये 2 Cl हैं और 2 Ca हैं। देखो क्या बनाए, CaCl2 बनाना, तो एक मिला हमें कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस। अब देखना ध्यान से, ये 2 तो हैं H और 2 ही हैं हमारे पास OH, तो कितने जल के अणु बने, 2, तो हम लिखेंगे 2H2O, 2 मिल गए हमें जल के अणु। तो इस तरह हमें अमोनिया गैस मिल जाती है। जब आप, ये क्या था हमारे पास, NH4Cl था और ये क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बिना बुझा हुआ, सॉरी बुझा हुआ चूना। ये अमोनियम क्लोराइड है, ये बुझा हुआ चूना है। चलो देखो, ये रिएक्शन ऐसे लिख सकते हो आप, भौतिक गुण, अमोनिया एक तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। यह जल में अत्यधिक विलेय है। OH नेगेटिव आयन बनने के कारण इसका जलीय विलयन दुर्बल क्षारीय होता है। जब आप अमोनिया को पानी में घोलते हो तो पानी का जो विलयन तैयार होगा वो कैसा होगा, क्षारीय। देखो कैसे होगा, मैं बताता हूं कि आपने अमोनिया को, NH3 अमोनिया गैस को पानी में घोल दिया। पानी को आप ऐसे लिख सकते हो HOH। जब आपने इसे पानी में घोल दिया तो रिएक्शन हुई, इतने हिस्से को देखो क्या बना है, NH4, ये बना NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना NH4OH, इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब ये पानी में घुला रहेगा तो ऐसे टूटेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव आयन जब हमें इससे मिलते हैं तो वो क्षारीय तो होगा ही, फिर कैसा होगा, क्षारीय होगा, क्योंकि OH नेगेटिव आयन हमें मिल रहे इससे, जिससे भी OH नेगेटिव आयन मिलते हैं उसे ही तो हम कहते हैं क्षार। अब बात करेंगे रासायनिक गुण की, अमोनिया की हैलोजन से क्रिया। देखो अमोनिया जब भी हैलोजन से क्रिया करता ही है, अधिक मात्रा में अमोनिया हो तो अमोनियम क्लोराइड के साथ नाइट्रोजन गैस बनेगी। जब अमोनिया क्या हो, अधिक मात्रा में हो, और जब अमोनिया हो कम मात्रा में और क्लोरीन अधिक मात्रा में हो, देखो इस रिएक्शन में देखो क्लोरीन अधिकता में है, तो आपको नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NCl3 मिलेगा और HCl बनेगा। ठीक है, दूसरा रासायनिक गुण है अमोनिया अपचायक का कार्य करती है। यह धातु ऑक्साइड जैसे कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में, लेड ऑक्साइड को लेड में अपचयित कर देती है। तो कॉपर ऑक्साइड की जब अमोनिया से रिएक्शन कराई तो कॉपर अलग हो गया, देखो ऑक्सीजन निकल गई तो उसका क्या कर दिया, अपचयन कर दिया। ठीक है, उसके बाद ध्यान से समझना, सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवतप अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर डाइअमीन सिल्वर क्लोराइड नामक संकर लवण बनाने के कारण घुल जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड अधिकता में लोगे तो डाइअमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड बनेगा, जो एक संकर लवण है, और साथ में हमारा जल। नोट, ध्यान से देखना इस नोट को, सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया HCl या Cl नेगेटिव से कराने पर AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है।
AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है HCl प्लस AgNO3 HCl प्लस AgNO3 इज इक्वल टू AgCl प्लस HNO3। देखो ये हिस्सा निकल जाएगा बीच का, देख रहे आप, ये बीच का हिस्सा क्या निकला, AgCl और साथ में बना HNO3। ठीक है, अब उसके बाद डी है नेस्लर अभिकर्मक पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड का क्षारीय विलयन, यानी K2HgI4 प्लस NaOH या KOH, कोई सा भी इस्तेमाल कर लो दोनों में से, नेस्लर अभिकर्मक कहलाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है नेस्लर अभिकर्मक क्या है, तो नेस्लर अभिकर्मक ये है K2HgI4 प्लस NaOH या K2HgI4 प्लस KOH। इसका प्रयोग अमोनियम आयन यानी NH4 पॉजिटिव की उपस्थिति की जांच हेतु किया जाता है। तो ये था हमारा अमोनिया। अब हम बात करेंगे नाइट्रिक अम्ल की HNO3 की। बनाने की विधियों में प्रयोगशाला विधि है, NaNO3 के ऊपर आप H2SO4 का रिएक्शन करा दो, आपको मिल जाएगा NaHSO4 और साथ में मिल जाएगा आपको HNO3। देखो कैसे होता है रिएक्शन, NaNO3 है, यहां लिखा NaNO3 प्लस H2SO4 H बॉन्ड HSO4, ऐसे लिख सकते हैं ना H2SO4 को। जब ये रिएक्शन होगा तो होगा क्या, देखना ध्यान से, जब ये रिएक्शन होगा तो हमारे पास ये निकलेगा बीच में से HNO3 है, जो यहां लिखा हुआ है, देखो नीचे HNO3, और साथ में बन जाएगा NaHSO4, ये बना रखा देखो NaHSO4, ऐसे होती है ये रिएक्शन। उसके बाद ये तो हुई प्रयोगशाला विधि। अब हम बात करेंगे औद्योगिक स्तर पर इसे पोस्ट वाल्ड प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। 4NH3 प्लस 5O2 इज इक्वल टू प्लेटिनम उत्प्रेरक है 4NO प्लस 6H2O प्लस 21.6 किलो कैलोरी एनर्जी। अब ये जो NO बना इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से होगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा, NO बदल जाएगा ऑक्सीडेशन होने के बाद NO2 में, और NO2 का फिर जल अपघटन होगा जिससे बनेगा HNO3 जो हमें बनाना है। ठीक है, भौतिक गुण, नाइट्रिक अम्ल के बारे में हम बात कर रहे हैं। भौतिक गुण, यह रंगहीन संक्षारक द्रव है जो त्वचा के संपर्क में आने पर फफोले उत्पन्न कर देता है। रासायनिक गुण, यह एक प्रबल अम्ल है जो गर्म करने पर अपघटित होकर भूरे रंग की गैस NO2 देता है। ध्यान रखना, यानी आप HNO3 को गर्म करोगे तो NO2 गैस मिलेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगी और जलवाष्प भी। इसमें से NO2 गैस कैसे कलर की होगी, ब्राउन कलर की होगी। ठीक है, अब देखो अगला रासायनिक गुण दूसरा, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। यह आयोडीन के आयोडिक अम्ल HiO3 में, आयोडीन को तो बदल देता है HiO3 में, कार्बन को CO2 में, सल्फर को H2SO4 में और फास्फोरस को फास्फोरिक अम्ल H2PO4 में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, देखो I2 का जब 10HNO3 से रिएक्शन कराओगे तो HiO3 बन जाएगा, कार्बन का जब HNO3 से रिएक्शन कराओगे तो CO2 बन जाएगा। तीसरा, यह धातुओं से क्रिया करके उनके संगत नाइट्रेट बनाता है। जैसे मैग्नीशियम से जब HNO3 क्रिया करता है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है और साथ में निकलती है H2 गैस। इस रिएक्शन को आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी में भी पढ़ा होगा कि जब कोई भी धातु ऐसी होती है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हो तो वो हाइड्रोजन को अम्लों से क्या कर देती है, विस्थापित, ये हाइड्रोजन को हटा दिया, देखो ये निकल गई हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह ये क्रिया करता है धातुओं से, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और नाइट्रेट बन जाते हैं। नंबर 4, यह पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करके आयोडीन मुक्त करता है, अतः यह स्टार्च आयोडाइड के पेपर को नीला कर देता है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में FeSO4 के जलीय विलयन के साथ भूरा वलय बनता है। वलय परीक्षण है ये, नाइट्रेट आयन की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यह फेरस सल्फेट के जलीय विलयन के साथ भूरा वलय बनाता है। तो NO3 नेगेटिव प्लस 3Fe डबल पॉजिटिव प्लस 4H पॉजिटिव इज इक्वल टू NO प्लस 3Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 2H2O।
FeH2O होल 6 डबल पॉजिटिव जो यहाँ बना, इसकी NO के साथ जब रिएक्शन होगी तो भूरे रंग का आपको FeH2O होल 5 NO ये संकर यौगिक का संकर आयन मिलेगा भूरे रंग का। यहाँ नीचे लिखा हुआ है नोट में HGS नाइट्रिक अम्ल से क्रिया नहीं करता है, अर्थात इसमें अविलेय है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सधूम नाइट्रिक अम्ल किसे कहते हैं। सधूम नाइट्रिक अम्ल जिसमें से फ्यूम्स निकल रहे हो, धुएं निकल रहे हो, सधूम्र नाइट्रिक अम्ल। सांद्र नाइट्रिक अम्ल जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO तथा NO2 घुले रहते हैं, सधूम्र नाइट्रिक अम्ल कहलाता है। 98% सांद्र HNO3 अम्लराज या एक्वारेजिया आयतनानुसार 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का परस्पर मिलने पर प्राप्त मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। तो ये नया टॉपिक है। यहां से ये जो हेडिंग है ना, ये अम्लराज या एक्वारेजिया का क्या मतलब है। इसका मतलब यही है कि आपको 1 भाग तो लेना है सांद्र नाइट्रिक अम्ल का और 3 भाग लेने आपको सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, और इन्हें आपस में मिला दो। इनके मिलाने से जो मिश्रण तैयार होगा उस मिश्रण को आप कहोगे अम्लराज या एक्वारेजिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्लेटिनम की एक्वारेजिया से क्रिया, कि प्लेटिनम से कैसे क्रिया करता है। प्लेटिनम HNO3 की उपस्थिति में और HCl की उपस्थिति में ये दोनों मिलकर तो एक्वारेजिया बनाते हैं, अम्लराज। क्रिया करके प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड बनाता है और NO गैस और H2O की वाष्प। ये जो प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड है ये फिर HCl से रिएक्शन करके हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड H2PtCl6 बनाती है। जैसे अब इसी तरीके से गोल्ड की एक्वारेजिया से क्रिया आपको सीखनी है। उसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड, आपको नाम सबके पता होने चाहिए, सूत्र पता होने चाहिए और गुण। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है N2O, इसका गुण है कि ये रंगहीन है और उदासीन है। नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र है NO, ये रंगहीन है और उदासीन है। नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड का सूत्र है N2O3, ये नीले रंग का ठोस है और अम्लीय है। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड का सूत्र है NO2, ये भूरे रंग की गैस है और अम्लीय है। नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4, इसका सूत्र है और यह रंगहीन ठोस है या द्रव है और अम्लीय इसका नेचर है। नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5, ये रंगहीन ठोस है और इसका नेचर है अम्लीय। तो ये हो गया हमारा ग्रुप नंबर 15। अब देखो नीचे लिखा हुआ है समूह 16 के तत्व। समूह 16 के तत्वों को हमें कल डिस्कस करना है। आज सिर्फ इस समूह 15 के तत्वों को हमने डिस्कस कर लिया। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और हर एक वीडियो को ध्यान से समझा करो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।